प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख युद्धों के बारे में। बच्चों ये चैप्टर जो है हम लोगों के सिलेबस में जो कि पहले था, जो कि अब निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों में, परीक्षाओं में पेपर के माध्यम से, तो इस चैप्टर से भी, इन युद्धों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग चूँकि इसमें हम चूँकि युद्ध कला नहीं पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, बस केवल सामान्य प्रकार से युद्धों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने प्रमुख स्थान पर। देखिए इसमें जो पहला युद्ध है, पाइडना या पीडना का संग्राम, ठीक है, ये हुआ था 168 ईसा पूर्व। ठीक है, 168 ईसा पूर्व। यह युद्ध किनके बीच में हुआ था और यह युद्ध का परिणाम क्या रहा, ये महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें देखिए ये युद्ध हुआ था यूनान एवं रोम के बीच, अर्थात यूनानी सैन्य संगठन आप लोग बच्चों पढ़ चुके हैं फ्लैंक्स, और रोम का सैन्य संगठन है लीजन। तो ये संगठन, ये फ्लैंक्स और लीजन के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस संग्राम में लीजन ने फ्लैंक्स को पराजित किया था, क्योंकि दोनों ही फ्लैंक्स, यूनानी फ्लैंक्स और रोमन लीजन, दोनों ही संगठन अपने समय के एक अजेय संगठन थे, जो कि अपने समय में कभी जीते नहीं जा सके। जैसे यूनान के सिकंदर के समय फ्लैंक्स की ताकत बहुत ज़्यादा थी, तभी वो जो है विश्व विजय का ख्वाब देखने के लिए, विश्व विजय के लिए वो फ्लैंक्स को लेकर निकल पड़ा था, और यही सेना थी जो कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुई थी। वही सेना 168 ईसा पूर्व में लीजन से पराजित हो गई, अर्थात तब तक बहुत सारी कमियां आ गईं। कहाँ 325-26 ईसा पूर्व सिकंदर का युग, कहाँ उसके लगभग 150 वर्षों बाद, 160 वर्षों बाद जो है उसकी पतन होने का समय आ गया था। ठीक है बच्चों, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस संग्राम में रोमन लीजन ने फ्लैंक्स को पराजित कर दिया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है अर्बेला का संग्राम। ये हुआ था 331 ईसा पूर्व। किसके बीच में हुआ था? ईरान और यूनान के बीच में। ईरान और यूनान के बीच में। ईरान की सेना का नेतृत्व कर रहा था डेरियस उर्फ दारा, और यूनानी सेना का नेतृत्व सिकंदर कर रहा था। इस युद्ध में सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया, या यूनानी सेनाओं ने ईरानी सेनाओं को पराजित किया। इसमें विजेता था सिकंदर। अब सिकंदर ने इसमें जिस समरतंत्र या जिस युद्ध कला का प्रयोग किया था वो है तिर्यक युद्ध कला। आपको हमने पढ़ाया था 2 प्रकार की युद्ध कलाएं सिकंदर प्रयोग करता था, तिर्यक और मार्च डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड। 2 तिर्यक समरतंत्र यानी दाएं या बाएं बाजू पर आक्रमण, सामने से आक्रमण ना करके बाजू पे आक्रमण, और विभक्त होकर चलो और मिलकर लड़ो, वो है मार्च डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड की युद्ध कला। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला युद्ध है बच्चों ये कैने का संग्राम। इससे भी प्रश्न आता है कैने का संग्राम कब हुआ था, तो 2 अगस्त 216 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जो पक्ष है कार्थेज सेना और रोमन सेना, यानी रोम की सेना, यानी रोम की सेना का मतलब वही लीजन, रोमन लीजन। अब देखिए लीजन जो फ्लैंक्स को पराजित किया था, और इस युद्ध में लीजन को कार्थेज सेना ने पराजित कर दिया, अर्थात सबका दिन एक समान नहीं होता। इसमें कार्थेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे कार्थेज नरेश हैनिवाल, और रोमन सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरो। ठीक है बच्चों, इसमें हैनिवाल ने बैरो को पराजित किया। अब इसमें देखा जाए तो सेनाएं किस प्रकार की थीं? हैनिवाल की सेना, बैरो की सेना। ठीक है, हैनिवाल की सेना देखने में बिल्कुल कमज़ोर जैसी लग रही थी। ठीक, अब बैरो की भाई रोमन लीजन थी, वो तो अपने आप में पावरफुल थी, लेकिन
कार्थेज नरेश हैनिवाल ने अपनी योग्यता एवं अपनी कुशलता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर इन्होंने रोमन सेना को पराजित किया। विजेता कौन थे? हैनिवाल। ये कार्थेज नगर के बारे में बच्चों कभी कभी पूछा जाता है, ये कार्थेज नगर था कहाँ या है कहाँ? तो बच्चों ये अफ्रीका महाद्वीप में है और स्पेन का एक सहबद्ध राज्य था। ठीक है बच्चों, पूछा जाता है ये प्रश्न कि कार्थेज नगर कहाँ पे है, किस महाद्वीप पर है? तो समझ लीजिए अफ्रीका महाद्वीप पर। और देखिए इसमें रोमन लीजन की पराजय हुई और हैनिवाल ने किस प्रकार की सैन्य रचना का प्रयोग किया था? तो इसमें बच्चों देख लीजिए, इसने जो है उल्टे घोड़े के नाल की आकार की सैन्य रचना का प्रयोग किया था। उल्टे घोड़े के नाल की आकार का मतलब होता है बच्चों, इन्होंने इस तरह लगाया था अपने सैनिकों को। देखिए वो हम बता रहे हैं, ये ऐसे किया था, उसके बाद ये सैनिकों को इन्होंने ऐसे लगा दिया था। रुको, ये ऐसे बच्चों, चलिए हम इसी पे लिख के बताते हैं, एक मिनट। ये इन्होंने लगाया था सैनिकों को इसी तरह, ऐसे, फिर ऐसे इन्होंने खड़ा कर दिया था। आगे से आक्रमण हुए, ये दबते चले आए और उल्ट अंत में जाकर ये इनकी स्थिति ऐसे हो गई और अंत में घेर लिए चारों तरफ से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है एड्रियानोपल का संग्राम। एड्रियानोपल 378 ईस्वी में हुआ था। अभी तक सभी ईसा पूर्व में थे, अब ये ईस्वी में आ गए। 4 अगस्त 378 ईस्वी में एड्रियानोपल का संग्राम हुआ था। अब ये किसके के बीच में हुआ था? गोथ सेना और रोमन सेना। ठीक है बच्चों, गोथ सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? फिरटीग्रेन। और रोमन सेना का नेतृत्व कर रहा था वैलेम्फ उर्फ वेलन। दोनों में कोई भी नाम आ जाए आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, चाहे वैलेम्फ लिखा रहे चाहे वेलन लिखा रहे। इसमें जो विजेता थे वो थे गोथ। ठीक है, अब गोथ के बारे में अभी आपको हम बताते हैं। अब ये गोथों की विशेषता, इसमें कुछ विशेषताएं ये थी कि गोथों की सेना जो थी वो कवचहीन घुड़सवारों की थी और ये रोमन सेना जो थी ये कवचित पैदल सेना, यानी वही लगभग लीजन समझ लीजिए, लीजन की प्रमुख है, पैदल सेना थी ही। ठीक, तो ये कवचहीन घुड़सवारों की सेना थी। ये इसमें से बच्चों कई प्रश्न अचानक पूछे जाते हैं और ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी युद्ध के बाद कवचहीन प्रथम कवच युक्त काल प्रारंभ हो जाता है और वो कवच रहित काल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कवच रहित सेना विजेता हुई थी। तो कवच रहित घुड़सवारों का जो काल हुआ वो एड्रियानोपल के संग्राम से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों, पूछा जाए कि कवच रहित घुड़सवारों का काल कब से प्रारंभ हुआ, तो समझ लीजिए 378 ईस्वी से। ठीक, और हाँ, ये गोथ क्या है? गोथों के बारे में आपको हम बता देते हैं। गोथ है एक अर्धसभ्य बर्बर प्रजाति जो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती थी। ठीक है, ये प्रश्न इससे कई पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग मुश्किल से 3 लाइन 4 लाइन है, 4 लाइन अगर आप लोग याद करेंगे तो इसमें से बना हुआ कोई भी प्रश्न आपसे भागने नहीं पाएगा। अब प्रश्न इसमें 10 बन सकते हैं। भाई गोथ किस महाद्वीप पर निवास करते थे? एड्रियानोपल का संग्राम कब हुआ था? एड्रियानोपल के संग्राम में गोथ सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रोमन सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? गोथ सेना किस प्रकार की थी? कवचहीन घुड़सवारों की सेना थी। रोमन सेना किस प्रकार की थी? कवचित पैदल सेना थी। विजेता कौन हुए थे? ठीक है, इस तरह कई प्रश्न बन सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बच्चों हेस्टिंग का संग्राम। हेस्टिंग का संग्राम ये हुआ था 14 अक्टूबर 1066 ईस्वी में। ठीक है, 14 अक्टूबर 1066 ईस्वी में। इसमें जो है किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। देखिए फ्रांस की फौज का नेतृत्व कौन कर रहा था? विलियम ऑफ नॉर्मंडी। और इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कर रहा था हैरोल्ड। इसमें विजेता कौन थे? फ्रांस। इसमें विशेषता क्या थी बच्चों? देखिए इनकी जो है फ्रांसीसी सेना जो है
वो है कवच युक्त घुड़सवार, और इंग्लैंड की सेना जो थी वो कवच युक्त पैदल। बच्चों इसमें जो है दोनों ही प्रकार की सेनाएं जो है कवच युक्त थीं। कभी पूछ सकते हैं कि हेस्टिंग के संग्राम में किस प्रकार की सेनाओं का प्रयोग किया गया। तो समझ लीजिए कि कवचित सेनाओं का प्रयोग किया गया। अंतर ये था, एक कवचित घुड़सवार, एक कवचित पैदल। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए अंग्रेज़ों की मोर्चाबंदी, अंग्रेज़ों ने कहाँ पर मोर्चेबंदी, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अंग्रेज़ों की मोर्चाबंदी जो थी वो बैटिल नामक एक पहाड़ी पर थी, बैटिल हिल पहाड़ी के ऊपर थी। और फ्रांस की मोर्चेबंदी ये कहाँ कर रखे थे, ये टेलहम हिल के आगे सामने बिल्कुल जो ढाल होता है पहाड़ियों पर, ये ढाल पर अपने सैनिकों को खड़ा किए थे। जैसे कहा बैटिल हिल और टेलहम हिल आमने सामने थी दो पहाड़ियाँ। बैटिल हिल के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपनी मोर्चाबंदी कर ली थी। कौन सी? पैदल, कवचित पैदल। और इस युद्ध के बाद कवचित घुड़सवारों का महत्व बढ़ गया। ठीक है बच्चों, हाँ, इसी में ये जो फ्रांस की जो सेना थी, इंग्लैंड की जो सेना थी, उसे हाउस कार्ल भी कहा जाता है, हाउस कार्ल। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं ये भी, हाउस कार्ल किसकी सेना थी? तो समझ लीजिए अंग्रेज़ों की सेना थी, क्योंकि ये सेनाएं जो थी बहुत मुश्किल से इनको बटोर कर लाए थे ये। चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संग्राम, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ इसमें बताना हम आपको भूल गए, इस युद्ध में किसका महत्व बढ़ा? कवच युक्त घुड़सवारों का। भाई जो जीतेगा उसी का महत्व बढ़ेगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, सॉरी, ये महत्वपूर्ण संग्राम, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला वो है क्रेफ़ी का संग्राम, क्योंकि इस युद्ध में प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते भी हैं। ये युद्ध हुआ था 1346 ईस्वी में। बच्चों ये हमने ज़्यादातर इसमें हिंदी की गिनतियों का ही प्रयोग किया है। 1346 आप लोग इसी तरह लिखते होंगे, ठीक। चलिए, ये युद्ध हुआ था 1346 ईस्वी में। इसमें जो है जो पक्ष थे किनके बीच में हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड, बिल्कुल हेस्टिंग वाले संग्राम जैसे हेस्टिंग का संग्राम, वैसे ही पक्ष उसके वही थे। नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे, परिणाम भी अलग अलग था। अब इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रांस की सेना का? फिलिप चतुर्थ फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था फिलिप चतुर्थ, और इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कर रहा था एडवर्ड तृतीय। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए विजेता कौन था? इंग्लैंड ने विजय हासिल की थी। और इसकी विशेषता क्या थी? फ्रांस की सेना उसी तरह थी कवचित घुड़सवारों की, जैसे हेस्टिंग के संग्राम में थी, और इंग्लैंड की सेना थी बच्चों कवचित पैदल। वो कवच रहित पैदल, कहने का मतलब वहाँ कवचित पैदल थे, यहाँ कवच भी नहीं था उनके पास। अब बताइए, कवच एक दो घुड़सवार मजबूत होंगे कि बिना कवच के बेचारे पैदल? देखने में बिल्कुल कमज़ोर सी दिख रही है फौज, लेकिन फिर भी इसने विजय हासिल की। ठीक, देखने में बिल्कुल कमज़ोर सी दिखने वाली ये फौज, इसमें विजय हासिल इसको हुआ कैसे? अब देखिए इनके जो प्रमुख हथियारों के, इसमें जो प्रमुख हथियारों की कलाकारी है इसमें। अब देखिए इंग्लैंड विजेता था, और इंग्लैंड की सेना के हथियार क्या थे इसके बारे में आप लोग देखिए। वो था लंबा धनुष, ठीक है, इसको कहा जाता है लॉन्ग बो। पूछा जाता है कई बार प्रश्न क्रेफ़ी के संग्राम में, इंग्लैंड की सेना की विजय का क्या कारण था, या इंग्लैंड की सेना या ब्रिटेन की सेना का मुख्य हथियार क्या था। ठीक है, विजय का कारण भी पूछा जा सकता है, मुख्य हथियार भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी लंबे धनुष की लंबाई क्या होती थी, या इंग्लैंड की सेना के धनुष की लंबाई क्या थी। तो वो लंबाई बच्चों ध्यान रखिए 6 फीट। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि लंबा धनुष
किस लकड़ी का बना होता था। तो बच्चों ये लकड़ी आपकी है एल्म। ये जो है कोई जंगली लकड़ी है जिसे संभवतः हम आप लोग नहीं जानते हैं। अरे हम आप लोग इतना जानते हैं कि आम, महुआ, नीम, बाँस, पीपल, गूलर, जो कुछ भी हम लोगों के यहाँ होता है, फाकू, फागौन, ये सब जानते हैं। लेकिन ये कोई जंगली लकड़ी है जो वहाँ पर पाई जाती थी इंग्लैंड में, उसी का ये धनुष बनाया गया था जिसे एल्म कहा जाता है। आप लोग याद रखिए केवल एल्म की लकड़ी का ये बना होता था। और इससे जो धनुष से जो तीर छोड़ते थे, तीरों की लंबाई क्या होती थी ये भी पूछा जाता है। तो तीरों की लंबाई बच्चों वो होती थी 3 फीट। 3 फीट लंबे तीर जो है एल्म की लकड़ी से बना 6 फीट लंबे धनुष से छोड़े जाते थे। अब इसमें देखिए ये तो हो गया इंग्लैंड यानी विजेता सेना के हथियार। अब आगे आ जाता है फ्रांस की सेना के हथियार क्या थे जो पराजित हुए थे। इनकी सेना का बच्चों मुख्य हथियार था तिर्यक धनुष या क्रॉसबो। अंग्रेजी में क्रॉसबो बोला जाता है, हिंदी में इसको तिर्यक धनुष, या जो कि आकार में 6 फीट से छोटा होता था। और इनकी मारक क्षमता भी जो है लॉन्गबो से या लंबे धनुष से कम होती थी, इसीलिए ये लोग पराजित हुए। बताइए, नहीं तो कवचित घुड़सवारों के सामने बिना कवच की पैदल सेना की क्या औकात थी। लेकिन वही है इनकी युद्ध कला। अब युद्ध कला तो बच्चों इसमें पढ़ना नहीं है, नहीं तो आपको हम बताते कि किस तरह ये लोग विजय पाए और किस तरह इनको इतनी ताकतवर सेना को इन्होंने पराजित किया। अब देखिए इसके पहले हेस्टिंग के संग्राम में यही सेनाएं फ्रांस की विजेता हुई थी। देखिए यही सेनाएं, कवचित घुड़सवारों की ही सेनाएं और कवचित पैदल अंग्रेज़ों की ही सेनाओं को इन्होंने पराजित किया। और वही सेनाएं इनके कवचित पैदल हैं और यहाँ आकर ये बेचारे कवच रहित हो गए। कवच रहित होकर भी इन कवचित घुड़सवारों को इन्होंने पराजित किया। किसके दम से? लंबे धनुष के दम से। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आराम से पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए।